नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है मेरे बच्चों कि हम हमारे उपसर्ग प्रकरण को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने उपसर्ग से संबंधित कई बातों को जान लिया है। आज मैं आपको संस्कृत के उपसर्गों के इन नामों के साथ कुछ उदाहरण बोर्ड पर पेश करने जा रहा हूँ। इन सभी बातों को आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। अगर आपको लगता है कि इनको समझने के बाद भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स से या फिर पर्सनली मैसेज से बता सकते हैं। यस, देखिए मैंने आपके सामने रखा सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरा वो ये है कि हमारे संस्कृत के उपसर्ग होते हैं 12 और इन्हीं में से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। संस्कृत के उपसर्ग कितने? 22 और इन्हीं में से लगभग सभी उपसर्ग आते हैं। जैसे आपके सामने नंबर 1 पर है आ, नंबर 2 पर है औ, नंबर 3 पर है उपु, नंबर 4 पर है अपो, नंबर 5 पर है अपी, नंबर 6 पर है अभी, 7 पर अदि, 8 पर अति, 9 पर अनु, 10 पर सु, 11 पर सम, 12 पर नी, 13 पर निर, 14 पर निस, 15 पर वी, 16 पर दुस, 17 पर दुर, 18 पर परी, 19 पर परा, 20 पर प्रे, 21 पर प्रति और 22 पर उत। वैसे तो मैंने आपको समझाने के लिए कल परसों जो आपके सामने उपसर्ग के ये 22 प्रकार रखे थे, उनमें आपको एक ऐसी ट्रिक में जमाए थे कि आप लोग उनको 4-5 बार अगर कंटिन्यू बोलोगे तो आपको याद हो जाएंगे। इससे भी आप अगर 4-5 बार बोलोगे तो इससे भी याद हो सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ आ अव अप, आ अव उप, अप अपि अभि अति अति, आ अव उप, अप अपि अभि अति, अदि अति अप अनु, सु सम नी निर निस, वी दुस दुर, परि परा प्र प्रति उत। इस तरीके से भी आप लोग इनको बार 2-4-5 बार बोल करके और याद कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपके सामने कुछ उदाहरण बताने जा रहा हूँ आपको। इन उदाहरणों के माध्यम से आप देखोगे कि इनमें मूल शब्द क्या है और उपसर्ग क्या है। जैसे मैंने आपके सामने सबसे पहले रखा निश्चल। क्या रखा? निश्चल। अब हम इस निश्चल को देखेंगे तो निश्चल में आप देख सकते हो कि निश और छल इस तरीके से बन रहा है, लेकिन ये तो हमारा कोई उपसर्ग होता ही नहीं। निश देखिए आप कहीं दिख रहा है आपको इसमें? ऐसा हमको ये जरूर दिख रहा है निश। तो आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे शब्दों में आपको वो एग्जामिनर थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, जो आप लोगों से बोर्ड की परीक्षाओं में आने वाले अगली एग्जामों में उपसर्ग से संबंधित ये त्रुटि हमसे होने की गलती हो सकती है। यस, अब आपको ध्यान रखना है कि निश्चल में अगर आपसे पूछा जाए कि उपसर्ग क्या है तो आपको उपसर्ग में आपको पता है कि निस किस प्रकार का होता है, नहीं कि इस प्रकार का। तो निश्चल में से इस प्रकार का है, लेकिन आपको उपसर्ग के अनुसार निस में किस प्रकार का निस बताना है, इस प्रकार से। समझ में आया आपके? यस, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई अभी आपको। विद्यार्थी क्या करेंगे? अभी मैंने आपके सामने लिख दिया निश्चल, तो निश्चल में से उपसर्ग है तो मैंने आपको एक ऑप्शन में लिख दिया ये निश, एक ऑप्शन में दिया ये निश, तो मैक्सिमम स्टूडेंट तो पहले ऑप्शन पे सही हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चों, क्या करना है कि आपको ये ऑप्शन नहीं बता करके ये ऑप्शन सही बताना है, क्योंकि उपसर्गों की श्रेणी में किसी भी प्रकार के उपसर्गों में ये उपसर्ग नहीं होता है। समझ में आई यहाँ तक बात? ओके। दूसरा उदाहरण देख रहे निर्मल। अब निर्मल में मैं बात करूं, बताओ कौन सा उपसर्ग है? तो निर्मल में आपके सामने मैंने ऑप्शन रखा नंबर 1 नी, ऑप्शन 2 निर, ऑप्शन 3 निर, ऑप्शन 4 नी। बताओ, आप सब जानते हो कि हमारा ऑप्शन 1 जो है वो किसी भी प्रकार से हमारे इनमें से एक ऑप्शन को दिखा तो नी को दिखा रहा है, लेकिन अगर हमने नी को अलग किया तो क्या बचेगा? रमल। रमल कोई शब्द ही नहीं होता है, रमल कोई मूल शब्द होता ही नहीं जिसका कि कोई शाब्दिक अर्थ निकले। तो रमल यहाँ पर बनेगा नहीं, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? दूसरे ऑप्शन की ओर जाना पड़ेगा। फिर हमने देखा निर। अब निर में हम देखेंगे तो रे पूरा है और यहाँ पर रे आधा है, यहाँ पर रे पूरा है और यहाँ पर रे आधा है, तो हम क्या करेंगे? इस ऑप्शन को भी क्रॉस करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये निर, अब निर में निर अलग हो गया, मल अलग हो गया, तो मल का तो अर्थ होता है, तो हम क्या कह सकते हैं? इसमें निर उपसर्ग इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसमें कौन सा उपसर्ग बचेगा मेरे बच्चों? निर उपसर्ग। समझ में आई यहाँ तक की बात? अब देखिए प्रयत्न, मैंने आपके सामने रखा प्रयत्न। अब प्रयत्न का आप
उपसर्ग बनाना कि इसमें से मूल शब्द क्या निकलेगा और इसका उपसर्ग क्या बनेगा। अब आपके पास 4 चीज बची है, परि, परा, प्रे, प्रति, प्रति और बस केवल 4 शब्द, क्योंकि प्रे से स्टार्ट हो रहा है तो मूल शब्द हमारे उपसर्ग हमारा 4 प्रे वाले में से आएगा और 4 प्रे में से ये। तो अब आपको छांटना है कि प्रे में कौन सा उपसर्ग होगा। अब मैं बात करूं पर्यावरण। पर्यावरण, तो पर्यावरण में आप देख सकते हो मेरे बच्चों कि पर्यावरण में हमारा उपसर्ग बनेगा परि प्लस आवरण प्लस आवरण। लेकिन यहां पर परि उपसर्ग से काम नहीं चल रहा, परि उपसर्ग से काम नहीं चल रहा है। यहां पर हम देख रहे हैं कि आ उपसर्ग भी है, क्या उपसर्ग भी है आ। तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण में 2 उपसर्गों को शामिल किया गया है, परि प्लस आ। फिर परिवार, परिवार में तो आपको ये जगह पता ही है, परि उपसर्ग साफ दिखाई दे रहा है। पराजय, पराजय में परा उपसर्ग है। अब मैं बात करूं आपसे अभिष्ट, तो अभिष्ट में आप बताओ। अब देखो अभी मैं आपको ऑप्शन दिया मैंने, अभी ये वाला उपसर्ग आएगा या ये वाला उपसर्ग आएगा या अब आएगा या अब आएगा। तो आप जानते हो अब और अब का कोई उपसर्ग होता ही नहीं है, और अभी और अभी में से बड़ी की मात्रा हमारे उपसर्गों में शामिल नहीं की जाती है, छोटे उपसर्ग की मात्रा ही आएगी। तो यहाँ पर भी हमारा अभी उपसर्ग निकल करके आएगा, तो हमें छोटी की मात्रा इसके अंदर हमें सही करनी होगी। अब बात करूं मैं अवशेष, आपके सामने क्या बात करने जा रहा हूं मैं, अवशेष की। तो अवशेष में भी आप देख सकते हो यहाँ पर अब उपसर्ग अलग हो रहा है। कौन सा उपसर्ग अलग हो रहा है मेरे बच्चों, अब। अवचेतन, अवचेतन में से भी उपसर्ग अलग हो रहा है, चेतन मूल शब्द है। आचरण, आचरण में आ उपसर्ग अलग हो रहा है। अभिमान, अभी उपसर्ग अलग हो रहा है। आदान, आदान में आप बताओगे मुझे कौन सा उपसर्ग है। आपको 2, पहला सवाल तो ये दिया है मैंने घर से करने के लिए, दूसरा ये दिया है आदान, तीसरा अपमान, अपमान में आपको पता है अब उपसर्ग अलग हो रहा है। उपग्रह, उपग्रह में उपसर्ग अलग हो रहा है। क्यों हो रही है अलग, क्योंकि आ, अप, उप ये सब इनकी श्रेणी में आ रहे हैं, और दूसरा जो मूल शब्द निकल के आ रहा है उसका भी खुद का स्वतंत्र अर्थ बन पा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पर इस तरीके के मूल शब्द और उपसर्गों को हम अलग करके देख सकते हैं। फिर बात करूँ मैं सुगम, सुगम में सु उपसर्ग बनेगा नहीं बनेगा बताओ। आपको पता है 10वें नंबर पे देखो आप, सु हमारा उपसर्ग होता है, तो हम कह सकते हैं कि सुगम में सु उपसर्ग। संगति, संगति में आप देखो, अब संगति में मैं करूँ बात से की, तो क्या से कोई उपसर्ग होता है, नहीं। मैं बात करूँ आपसे संग की, तो क्या संग कोई उपसर्ग होता है, संग कोई उपसर्ग होता है, नहीं। फिर मैं बात करूँ आपसे सन की, तो सन कोई उपसर्ग होता है, ये भी नहीं होता। तो हम जानते हैं कि जो संगति है इसमें न से है, न सन है, न संग है, इसमें केवल और केवल एक उपसर्ग बनता है हमारा, क्या, सम। सम प्लस गति, संगति, सम प्लस गति, संगति, ये हमारे व्यंजन संधि के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। तो आप लोग समझ सकते हो कि इस तरीके से मैंने आपके सामने, जैसे आजन्म, तो आजन्म में सांप दिखाई दे रहा है, आ उपसर्ग है। अतीब, अतीब में आपको पता है अति छोटी वाली है, अधीन, अधीन में भी अधिक छोटी वाली है। ये मैं चर्चा में पिछली वीडियो में कर चुका वैसे यार। तो आप लोग समझ सकते हो कि मैंने आपके सामने जो ये प्रश्न रखे हैं, क्यों रखे हैं, आपको ये बताने के लिए कि उपसर्ग के बारे में अगर हमें जानकारी है कि ये उपसर्ग होते हैं केवल, तो हमसे किसी भी प्रकार के शब्द में कोई त्रुटि होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। क्योंकि ये शब्द मैंने जो आपको लिखे हैं, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो अभी तक एग्जामों में बार बार रिपीट हुए हैं, पूछे गए हैं, और आपके 9th क्लास से संबंधित नहीं है, 10th में भी, 12th में भी, जहां भी उपसर्ग से संबंधित अगर कोई प्रकरण शामिल कर दिया गया तो आप लोग देख लेना, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको इनमें से एक उदाहरण देखने को मिल जाएगा। तो अभी मैंने आपके सामने रखा निश्चल, निर्मल, प्रयत्न, पर्यावरण, परिवार, पराजय, निर्मल, ठीक है, अभिष्ट, अवशेष, अवचेतन, आचरण, अभिमान, ये सारे के सारे उपसर्ग किस तरीके से अलग किए मैंने आपको केवल 2 शब्द, एक तो प्रयत्न का और एक आदान का, इन 2 को आपको घर से करके बताना है। इनको कैसे याद करोगे, वही आ, अब देखो, आ, अब, उप, अप, अपि, अभी, अधि, अति, अनु, बार बार करोगे, आ, अब, उप, आ, अब, उप, अप, अपि, अभी, अप, अपि, अभी, और अधि, अति, अनु, अधि, अति, अनु। फिर सुसमनी, सुसमनी, निर्निस, विदुस, समझो, सुसमनी, निर्निस, समझ रहे हो ना आप लोग। तो इस तरीके से आपको कंटिन्यू 3, 4, 5 बार बोलने हैं। ये मेरी
गारंटी आपको 22 के 22 उपसर्ग आपके दिमाग में छप जाएंगे। देखो इनको क्या है, रटना नहीं है, इनको क्या है, रटना नहीं है, इनको समझना है। और समझ करके ये हल कब हो सकते हैं, समझ करके ये हल कब हो सकते हैं कि जब आप लोग इस प्रश्न को अपने उदाहरणों के साथ मैच कराओगे। उदाहरणों के साथ मैच करने पर आप जानते हो कि आपको किसी प्रकार की त्रुटि होने की उम्मीद नहीं रहेगी। तो अभी तक तो मैंने आपके सामने ये उपसर्गों की चर्चा की है। अब हम जानते हैं कि हमारे उपसर्ग बचे हिंदी के और विदेशी भाषा के। तो 44 उपसर्गों की मैं आपको एक PDF सेंड करूंगा, जिसमें आपकी हिंदी संस्कृत के उपसर्ग भी शामिल रहेंगे। उन्हें आप पढ़ोगे, इसी तरीके से उपसर्गों को अलग करोगे मूल शब्दों से। किसी प्रकार की समस्या आती है तो वो मुझे बताओगे। फिर हमारा इसके बाद बचता है प्रत्यय वाला प्रकरण। क्या बचता है मेरे बच्चों? प्रत्यय वाला प्रकरण। प्रत्यय वाले प्रकरण में आप जानते हो कि प्रत्यय कहते किसे हैं। प्रत्यय वाले प्रकरण में आप जानते हो कि प्रत्यय कहते किसे हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है मेरे बच्चों कि जो प्रत्यय होते हैं वो हमेशा, जो प्रत्यय होते हैं वे हमेशा क्या करते हैं, किसी भी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। ये भी विकारी शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। ये भी शब्दांश होते हैं, इनका भी कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। बस इसमें आपको ध्यान में रखना है कि प्रत्यय में संयोग और समास तो हो सकता है, लेकिन संधि कभी भी नहीं हो सकती। संधि कभी भी नहीं हो सकती, अर्थात संधि के नियम से हम प्रत्यय को ना जोड़ सकते हैं ना अलग कर सकते हैं। यह आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। बाकी मैंने आपको जो जानकारी दी है प्रत्यय संबंधित, वो पिछली तुलनात्मक अध्ययन में मैंने आपको बता दी। अब देखिए, आप जैसे आपके सामने बात करूं कि प्रत्यय होते कितने प्रकार के हैं। अगर परिभाषा की बात करें तो आप बता दोगे कि वे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगकर, वे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हो। लेकिन हम परिवर्तन की अपेक्षा प्रभावित शब्द का प्रयोग करेंगे तो वह आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। क्या लिख सकते हो आप? वे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़कर उस शब्द को प्रभावित करे, उसे क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कृत प्रत्यय, ठीक है, और एक होता है तद्धित प्रत्यय। एक तो कौन सा होता है मेरे बच्चों? कृत प्रत्यय, और एक होता है तद्धित प्रत्यय। तो देखिए, आपको पहले से ये ध्यान रखना है कि कृत प्रत्यय क्या होता है और तद्धित प्रत्यय क्या होता है। तो देखो, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये हमारे विकारी शब्दों में ही शामिल होते हैं। कैसे कि प्रत्यय भी हमारे विकारी शब्दों से मिलकर के बनते हैं। जैसे सबसे पहले विकारी शब्दों में आता है संज्ञा, नंबर दूसरा आता है सर्वनाम, नंबर तीसरा आता है विशेषण, और नंबर 4 आता है हमारा क्रिया। यस, तो देखो मेरे बच्चों, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कि जो संज्ञा है वो संज्ञा ही सर्वनाम में बदलती है। वो संज्ञा ही कैसे बदलती है? सर्वनाम में बदलती है। और सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या बन जाते हैं? विशेषण बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये तीनों एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से क्या है मेरे बच्चों? जुड़े हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषणों का जुड़े होने के कारण से इन तीनों का एक ही रूप हमारे सामने आता है, जबकि जो क्रिया शब्द है उसका एक अलग रूप हमारे सामने निकल करके आता है। तो अब मैं आपसे बात करूं कृत और तद्धित की, तो देखो कृत और तद्धित प्रत्यय में भी हमारा यही नियम लागू होता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर विस्तार से समझेंगे कि कृत प्रत्यय में किनका प्रयोग किया जाता है और तद्धित प्रत्यय में किनका प्रयोग किया जाता है। और प्रत्यय से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी हम इस वीडियो के अंदर प्राप्त करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखना कि इसे आप ध्यान से समझोगे और अपने कॉपी में नोट करोगे, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।